हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं। उसका टाइटल है इंडियाज़ रिलेशन विद एससीओ और उसके पीछे एक रीज़न भी है कि क्यों हम आज इस वीडियो में ये डिस्कशन करने वाले हैं। अभी अभी आपको पता होगा जून में 24 जून के अराउंड 25 जून के अराउंड मोदी जी यूएसए से और साथ ही साथ इजिप्ट की विजिट के बाद इंडिया आए हुए हैं। ठीक, ये बताता है कि इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन पे कितना कद बढ़ रहा है। यूएसए में वो स्टेट विजिट के लिए गए हुए थे। आते ही उन्होंने एससीओ की समिट को ऑर्गेनाइज किया और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताऊं कि इंडिया, आपको पता है इस साल G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है। वैसे ही एससीओ की प्रेसिडेंटशिप या चेयर जो है वो इस बार इंडिया के पास थी। ठीक, और पहली बार जब से इंडिया मेंबर बना है एससीओ का, फर्स्ट टाइम इंडिया को ये चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप मिली है। इंडिया कब एससीओ का मेंबर बना, इंडिया के एससीओ के मेंबर बनने से क्या फ़ायदा है, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, आज सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि एससीओ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से लोग कब ज्वाइन किए, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये सारी कुछ हम आज इस वीडियो में डील करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो एससीओ की 23rd समिट हुई है उस समिट के क्या की हाइलाइट्स हैं वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एससीओ के बारे में। सबसे पहले तो एससीओ का अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और जो समिट हुई थी इस बार वो 23rd समिट थी, 4 जुलाई को हुई थी मेरे ख्याल से, 4 जुलाई 23rd समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट के जो हेड थे वो 23rd समिट में शामिल हुए थे। 22nd जो समिट हुई थी वो भी आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 2022 में हुई थी और जो एरिया था उस जगह का नाम था समरकंद, विच इज देयर इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है 22nd और 23rd तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 22nd जो है वो उज्बेकिस्तान समरकंद में हुई थी 2022 में, और 23rd जो हुई है वो अभी इंडिया में हुई है, राइट। साथ ही साथ ईरान, बेलारूस और मंगोलिया भी इस समिट में इनवाइट हुए थे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस न्यूज़ के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एससीओ के बारे में, इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि एससीओ सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट में आया कब। तो वो ईयर है 2001। ईयर 2001 में एससीओ अपने फॉर्म में, जो आज का फॉर्म है वो आया। ठीक, उसमें देखिए जो मेंबर थे इसकी, एससीओ का पहले हेडक्वार्टर आपको बता देता हूँ। हेडक्वार्टर बीजिंग है। तो शंघाई एक शहर है, कहाँ का, चाइना का। तो नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन याद रखिएगा कि शंघाई इसका हेडक्वार्टर नहीं है। तो बीजिंग जो है वो अनदर इंपॉर्टेंट शहर है किसका, चाइना का। बीजिंग वहाँ की कैपिटल भी है। तो शंघाई मतलब इसका अपोजिट रहेगा कि बीजिंग उसका हेडक्वार्टर है, तो याद करने में आसानी रहेगी, है ना। एग्जैक्ट डेट अगर आपको बताऊं तो 15 जून 2001 को क्रिएट हुआ। और इसमें आप समझिए कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया, तो 2005 तक इंडिया वॉज एन ऑब्जर्वर कंट्री। ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब ये होता है कि इनको पार्टिसिपेट करने का, मीटिंग में आने का, अपनी व्यूज रखने का अधिकार तो दिया जाता है, बट फुल फ्लेज्ड बेनिफिट जो है एससीओ के वो इनको नहीं मिलेगा। जैसे वोटिंग राइट्स अगर और भी कुछ है तो ये सारी चीज इतना अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये ऑब्जर्वर स्टेट होता है। और फाइनल जो परमानेंट मेंबरशिप मिली वो 2017 में। और साथ ही साथ इंडिया के साथ एक हमारा जो पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान, उसको भी ये मेंबरशिप 2017 में ही दी गई। ठीक, तो ये मेंबरशिप और हिस्ट्री के बारे में बात हो गई। अब इसकी कंट्रीज देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज टोटल आज के डेट में मेंबर हैं। तो 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, राइट। 8 कौन कौन से, चाइना, उसके बाद सेंट्रल एशिया की 4 कंट्रीज। सेंट्रल एशिया आपको पता है 5 कंट्रियों से मिलकर बना है, 5 मेजर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, राइट। इसमें से 4 इसके पार्ट हैं, एक पार्ट नहीं है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। तो कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है, देखिए कजाकिस्तान तो है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। जो नहीं है वो है तुर्कमेनिस्तान। ठीक। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि तुर्कमेनिस्तान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का मेंबर क्यों नहीं है। उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान तो 2 और कंट्रीज हैं, राइट, जो 2017 में ज्वाइन हुई, ये 8, लेकिन इसका मेंबरशिप बढ़ के 9 हो गया है। जो रिसेंट अपडेट है, 9th मेंबर कौन आया है, ईरान, जो पहले ऑब्जर्वर था, अब ईरान 9th मेंबर, एज अ 9th मेंबर ज्वाइन हो गया। तो टोटल 9 मेंबर हैं। नेक्स्ट बेलारूस ज्वाइन होने वाला है, लेकिन कब ज्वाइन होगा वो भी फिक्स नहीं है, लेकिन 9 मेंबर हो गए हैं। ठीक। और आप याद रखिएगा कि जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उसमें से उज्बेकिस्तान है, इट इज लास्ट टू ज्वाइन। पहले 3 ही थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया और चाइना, 5 थे। उसके बाद फिर उज्बेकिस्तान ज्वाइन किया, 6वां, फिर 7वां और 8वां हुआ इंडिया, पाकिस्तान, और 9वां अब होने वाला है ईरान। ठीक है। और 10वां अगर कभी पूछ लेता है किसी एग्जाम में तो आप बेलारूस बोल सकते हैं। वही बेलारूस जो अभी रशिया में जो वैगनर ग्रुप का अटैक हुआ था, तो जिसके प्रेसिडेंट ने उस बेलारूस मतलब वैगनर ग्रुप और रशिया में जो सुलह करवाने का काम किया था। बेलारूस इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ पुतिन एंड रशिया। ठीक। अब देखिए इसका एक्सपेंशन देखिए आप, अगर आप पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंशन देखेंगे, अगर क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, तो ये जो वाला पार्ट है ये एससीओ बताता है, विच इज अराउंड 60% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया, विच इज ह्यूज, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है टोटल वर्ल्ड एरिया। पॉपुलेशन वाइज अगर मैं आपको बात करूं तो 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इन कंट्रीज की सारी पॉपुलेशन जो जोड़े तो 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आता है। और इकोनॉमिकली देखें तो 20% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इन कंट्रियों से प्रोड्यूस होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इतना वास्ट एम्पायर, वास्ट जगह ना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हमने देख लिया है, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। जो 9th मेंबर है वो आप ध्यान रखिएगा कि ईरान इज गोइंग टू बी 9th मेंबर। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये ऑब्जेक्टिव्स एससीओ का जानना बहुत जरूरी है। इसमें से आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे विच यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग। इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी आंसर राइटिंग का कभी आता है तो ये कीवर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले तो टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स, है ना, एक दूसरे में म्यूचुअल ट्रस्ट को इन्फ्यूज करना, हम ट्रस्ट कर सके। मतलब अगर एक ही ग्रुप के पार्ट हैं तो ये भरोसा रहेगा कि यार अगर रशिया कुछ करेगा तो उससे इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं होगा, ये ऐसा म्यूचुअल ट्रस्ट रेज करना। सेकेंड, टू प्रमोट इफेक्टिव कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। ठीक, ये एरियाज हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इसमें कॉपरेशन डेवलप करना। कोई भी चीज़ कभी कोई साथ होके आती, साथ होते हैं तो कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है। जैसे अगर मैं आपको एक टर्म बताऊं, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सोशल स्किल्स ना, सोशल स्किल की डेफिनेशन क्या होती है, तो उस सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप विथ अ पर्पस। अगर आपका फ्रेंडशिप करने का कोई पर्पस है तो वो एक सोशल स्किल कहला जाएगी, है ना। आप 4 लोगों से मिल रहे हैं कि यार ये कल मेरे किसी काम आएगा, वो सोशल स्किल कहलाती है। तो यहाँ पे भी ये लोग अगर आपस में मिल रहे होते हैं, सब लोग, अभी आपने वर्चुअल समिट देखी होगी, उस वर्चुअल समिट में सारे लीडर्स, जी जिनपिंग, पुतिन, मोदी जी, है ना, ईरान का जो हेड था, वो साथ में आए। उन लोगों का टाइम हमारे जैसा टाइम नहीं है कि हम जो रील्स देखते हुए टाइम निकाल देते हैं। देयर टाइम इज ह्यूज इंपॉर्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है उनका, उनके लिए पूरी दुनिया चलानी होती है। तो वो अगर अपना टाइम निकाल के बातें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट आप उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। तीसरी चीज़ अगर आप देखें कि और भी सेक्टर्स बच जाते हैं अगर, जैसे एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब में हमको कॉपरेशन बढ़ाना है ना। और फाइनली टू मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन।
आपस में पीस रहे, सिक्योरिटी रहे, है ना, और बाकी सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं। टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये जो लिखा हुआ है कि टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, इसका मतलब एक नया पोलर, एक नया पोल खड़ा करना, ठीक है, जो कि ये यूएस इसका विरोध क्यों कर रहा है, उसको लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट, न्यू ऑर्डर मतलब हमारे अगेंस्ट खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड थोड़ा जो यूएस के लिए ऑब्जेक्शनेबल है। ये हमने अभी देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आगे बात करते हैं कि की हाइलाइट्स। 23rd समिट जो हुई है अभी 4 जुलाई को, उसके हाइलाइट्स देखिए। तो जो डिक्लेरेशन साइन होता है उसको बोला गया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, आपको पता है। तो डिक्लेरेशन ऐसे ही साइन होते हैं जिस कंट्री में जो हो रहा होता है समिट, उसी कंट्री की, ठीक है, कैपिटल के नाम से होता है। तो जो साइन हुआ है उसमें सब लोगों ने बोला है कि भाई वी विल, जो मेन क्रक्स है कि काउंटर द एक्टिविटीज ऑफ टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो ऑब्जेक्टिव, जो एजेंडा रहा है कि एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करना। पेइंग स्पेशल अटेंशन टू प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, है ना। रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब हिंदू मुस्लिम में भेदभाव, और भी जो आपस में, जैसे आप चाइना की बात करें, चाइना में एक जगह है ना, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है मुसलमानों के खिलाफ। अग्रेसिव नेशनलिज्म, जैसे कि चाइना का अटैक करना कहाँ पे, इंडिया में ना, वो एग्रेसिव नेशनलिज्म हो गया। एथनिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, कि रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करना कि ये अलग कंट्री के हैं, ये अलग कंट्री के हैं, तो इन सबको हटाना, ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का पार्ट था। साथ ही साथ ये हुआ कि न्यू पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन, जैसे कि स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब कि जो यूनानी पद्धति हो गई, है ना, चाइनीज़ की हो गई ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर बुद्धिज्म फिलॉसफी। न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन भी आया इन्होंने कि हम इस एरिया में भी कोऑपरेट करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लीडर्स ने अपना अपना व्यू पॉइंट रखा, जैसे हमारे मोदी जी ने रखा, उन्होंने जो प्रेसिडेंट है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ जो है, उनके सामने ही बोला कि कुछ देश टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं जो कि सही नहीं है, तो ये रखा। और चाइना के बारे में भी हमने बोला कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड जा रहा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है, तो इसका मतलब एक डिस्प्यूटेड एरिया है और आप उसको भी इंक्लूड कर रहे हो, तो ये हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंडिपेंडेंस पे एक घात है। ठीक, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फिर और भी बात उन्होंने कही कि हमको कनेक्टिविटी बढ़ाना है, सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टिविटी। जैसे अगर ईरान एससीओ का पार्ट हो जाता है तो आप अगर पाकिस्तान कभी प्रॉब्लम करता है अपने यहाँ से कोई ट्रेड को गुजरने के लिए, तो हम ईरान से जो चाबहार पोर्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो एससीओ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उनका यूज़ होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, ये सारी बातें थी। चाइना के प्रधानमंत्री ने, चाइना के उसने हेड ने क्या बोला, ठीक, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ये मैंने आपको बता दिया। फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बोला कि, उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो BRI को उन्होंने सेलिब्रेट किया। मतलब देखिए जो सबका अपना व्यू पॉइंट था वही बोला, BRI के लिए किया, और उन्होंने बोला कि हमको न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्टार्ट करना है। जैसे कि एक है नाटो क्या है, US लेड कहलाया जाता है ना, कि जो मेंबर कंट्रीज हैं अगर किसी एक पर खतरा होता है तो सब साथ में मिलकर आएंगे। तो वैसे ही कुछ ऐसी बात की जो चाइना का हमेशा एजेंडा होता है कि उसको US को अटैक करना है, वर्ल्ड का लीडर बनना है। ठीक, रशियन प्रेसिडेंट ने सबसे पहले जो वैगनर ग्रुप का अटैक हुआ उसके बाद किसी मल्टीलैटरल फोरम में आए, वहाँ पे उन्होंने बोला, वैगनर ग्रुप की बात की, सपोर्ट किया कि दे आर आवर देशभक्त पैट्रियोटिक लोग हैं। साथ ही साथ उन्होंने, रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर आएगा तो हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। सारे लीडर्स ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें रखी। क्रक्स आपको समझना है कि क्रक्स क्या था।
और लास्ट में हम देख लेते हैं कि ठीक है बाकी सब तो हम समझ गए, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है एससीओ में ज्वाइन होने का, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए इंडिया सिक्योरिटी, भाई अगर आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हैं तो आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। जैसे अभी हमने टेररिज्म की बात की, बाकी लोग भी समझेंगे। दूसरा जियोपॉलिटिकल का मतलब लोकेशन का एडवांटेज जो पॉलिटिक्स में होता है ना। जैसे कनेक्टिविटी एक इशू हो गया। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर क्लोजली इंटरवेंट विद द डेवलपमेंट इन द रीजन। सब डेवलप होगा तो हमारा भी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जैसे ईरान के साथ हम अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स जिसको बोलते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रैट्स। इसमें सारी मिलिट्री जो है, जैसे इंडियन आर्मी हो गई, पाकिस्तान आर्मी हो गई, पाकिस्तान की आर्मी, ये सब मिलके कंबाइंड तरीके से फाइट करते हैं, है ना। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा। सेंट्रल एशिया रीजन जो है, जो चार कंट्रीज जो इसका पार्ट है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, तजाकिस्तान, तो ये जो है इनसे ये बहुत रिचली एंडोड विद नेचुरल रिसोर्स एंड वाइटल एलिमेंट्स, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि भाई ये लोग तो इनके पास रिसोर्स हैं, लेकिन इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ मैन पावर दे सकती हैं। और मैन पावर मतलब हमारे लोग, लेबर्स वहाँ जाके काम करेंगे तो हमको तो पैसे मिलेंगे, राइट। तो एडवांटेज दोनों के लिए हो गया, म्यूचुअल एडवांटेज। नेक्स्ट इज SCO provides platform for India's effort to connect with Central Asia. Again, connectivity is the issue. एंड स्टेबल अफगानिस्तान, जब हम सारे मिलके बात करेंगे तो अफगानिस्तान जो आपको पता है कि भी तालिबान उस पर रूल कर रहा है, तो तालिबान का कोई भरोसा नहीं है, कब अटैक इंडिया पे भी कर दे या टेररिज्म को बढ़ावा देने लगे। तो स्टेबल तालिबान रहेगा, सब लोग आपस में मिलके उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है, ठीक। तो ये इंडिया का इंटरेस्ट है और सारी जानकारी SCO के बारे में थी। कुछ अगर आपको लगता है कि छूट गया तो आप हमको कमेंट करके बताइए। हमने कोशिश की है कि सब कुछ इसमें इंक्लूड करें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उससे भी जाके आप उनको चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको वैल्यूएबल कंटेंट, सारा वीडियोस टाइम पे अवेलेबल हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, स्टे कनेक्टेड, वी विल कंटिन्यू डिलीवरिंग good quality content to you. Thanks once again.